हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर के अगले सेशन में। जैसा कि हम अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आपको 3 वीडियो हमने दे चुका है, ठीक है ना। ये चौथा वीडियो है ना। आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि किन दो देशों के बीच मार्च 2021 में हिमाचल प्रदेश के चंबा में संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए आप इसका एंजॉय कीजिए, है ना। तो आंसर इसका क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसका आंसर अमेरिका और भारत, याद रखिए ना। पहली बात तो यह है कि वज्र प्रहार जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच दोनों नौसेना खेलती है, दोनों नौसेना खेलती है ना। तो और देशों के बीच जो संयुक्त अभ्यास होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर में आते भी हैं, है ना। तो ये फिलहाल में याद रखिएगा, जगह हिमाचल प्रदेश, चंबा जगह संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार, अमेरिका और भारत के बीच, है ना। अब देखिए आगे इसके बारे में और कुछ बातें, है ना। यह वज्र प्रहार का 11वां संस्करण था, अभी तक से ये 11वां नंबर का था। इसके पहले 10 गो वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास हो चुका है भारत अमेरिका के बीच, समझिए। इनमें दोनों देशों की नौसेना भाग लेती है, ठीक है ना। इसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना से नहीं मतलब है। और क्या, भारत अमेरिका ने 28 एवं 29 मार्च को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया है। 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास 2 दिन चला, ये 28 और 29 मार्च को। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत शिवालिक और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-81, देख लीजिए, इस युद्धाभ्यास में भारत अपने 2 युद्धपोत का प्रयोग किया था। एक का नाम था शिवालिक, दूसरे का नाम था विमान P-81, इसका अभ्यास किया था ना। जबकि अमेरिका नौसेना ने यूएसए थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की क्षमता का प्रदर्शन किया था। वो अपने यूएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की क्षमता का प्रदर्शन किया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास से मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की शक्ति को जान पाए लोग, एक दूसरे के जितना टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने की मौका मिलता है, समझ रहे बात। अब देखिए भारत अमेरिका के बीच अन्य अभ्यास क्या क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर में है। एक तो पहला कोप इंडिया, ये वायुसेना खेलती है। भारत अमेरिका के बीच कोप इंडिया संयुक्त अभ्यास होता है जिसको वायुसेना खेलती है। एक तो रेड फ्लैग, अमेरिका का बहुपक्षीय वायु अभ्यास है, ये अमेरिका का बहुपक्षीय वायु अभ्यास है ना। इसके बाद मालाबार युद्ध अभ्यास, अमेरिका, भारत, अमेरिका और जापान का त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों लाइन है ना, आप इसको देखिए बढ़िया से। मैंने वज्र प्रहार के बारे में बताया कि वज्र प्रहार का ये 11वां संस्करण हुआ। इसके बाद ये 3 भारत अमेरिका के बीच और अन्य अभ्यास होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो भाई। किन 2 देशों के बीच दिल्ली छावनी में मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। आंसर होगा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच, भारत और दक्षिण कोरिया। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया लाइन कह रहा है, किन 2 देशों के बीच दिल्ली छावनी में मैत्री पार्क का संयुक्त उद्घाटन किया गया। इसका मतलब क्या है, देखिए 1950 से 53 के बीच, है ना। देखो कोरिया युद्ध हुआ था 1950-53 के बीच प्रारंभ हुआ था, जो 25 जून 1950 को हुआ था। उत्तरी कोरिया से दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों देश आपस में एक युद्ध अभ्यास किए थे, जिसका परिणाम कुछ नहीं निकला था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि एक तरफ उत्तर कोरिया, जिसका समर्थन कम्युनिस्ट सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन कर रहा था, 2 लोग उत्तरी कोरिया का समर्थन कर रहे थे, जिसका नाम कम्युनिस्ट सोवियत संघ यानी रूस और साम्यवादी चीन कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिणी कोरिया था जिसकी रक्षा अमेरिका कर रहा था, समझ गए। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया में युद्ध छिड़ा था 1950-53 में। ये दोनों पक्ष में आपस में युद्ध हो रहा था, है ना। युद्ध अंत के बिना निर्णय ही समाप्त हुआ। इस युद्ध का इसका कोई परिणाम नहीं निकला, बल्कि ये युद्ध समाप्त किया गया। परंतु जन क्षति तथा तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस युद्ध में भारत, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध में भारत भी शांति रक्षक सेना का योगदान दिया था। किसको, दक्षिणी कोरिया को। इसी की याद में यह पार्क बनाया गया है। जब अभी दक्षिण कोरिया को जो भारत ने योगदान दिया था उस समय, मतलब दक्षिण कोरिया का सपोर्ट किया था, उसी की याद में, है ना, भारत और दक्षिण कोरिया, ये भारत और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से उद्घाटन किया छावनी मैत्री पार्क का, है ना। ये दोनों मिलकर उसी खुशी में, उसी याद में, है ना। अभी फिलहाल में भारत और दक्षिण कोरिया, तो इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि भारत ने उस समय साथ दिया था दक्षिण कोरिया का। अगला क्वेश्चन पे आए, देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है कि महानिर्देशक का पदभार किसको संभाला गया, ठीक है ना। तो मुखमीत एस भाटिया, देखिए, है ना, इन्हीं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक बनाया गया है। एक बात और समझिए, ये क्या होता है,
ESIC क्या होता है? जैसे कोई भी कर्मचारी है ना, कोई भी कर्मचारी अगर जिसका पेमेंट 21,000 से ऊपर का हो, इस दायरे में आता है कर्मचारी बीमा आयोग के। ESIC का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुआ था। ESIC का स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुआ था। ESIC कर्मचारी बीमा योजना सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। जैसा नहीं, जैसे कंपनी में आदमी काम करता है मजदूर, तो कहता है कि हमारा कुछ कट रहा है, PF कट रहा है, ठीक है ना। तो ESI जो कर्मचारी बीमा योजना होता है, इसमें क्या है ना कि जिस सरकारी कर्मचारी हो, देखो यहाँ पे सरकारी और निजी चाहे प्राइवेट कर्मचारी जिसका पेमेंट अगर 21,000 से ऊपर है, वो कर्मचारी इस दायरे में आते हैं। क्या होता है, इस योजना की केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन चलाई जाती है। यह जो योजना है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करती है। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि कर्मचारी बीमा योजना किस मंत्रालय के तहत काम करती है, समझ गए। ESIC में कर्मचारियों के वेतन की सीमा तय है। 21,000 रुपए तक की सैलरी वाले कर्मचारी इस योजना के दायरे में आ जाते हैं, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्ट लाइन थी, हम आपको समझाने का प्रयास किए। अगला क्वेश्चन, चंद्रा नायडू का निधन 4 अप्रैल 2021 को हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है ना। चंद्रा नायडू क्रिकेट कमेंटेटर थी। इनके बारे में हम बता दें, जो भारतीय टेस्ट क्रिकेट के पहले कप्तान जो CK नायडू थे, उन्हीं की बेटी थी। कौन? इनका नाम क्या है? क्रिकेटर कमेंटेटर थी चंद्रा नायडू, है ना। CK नायडू की ये बेटी थी, है ना, चंद्रा नायडू। इन्हीं का निधन हो गया है, जो कि भारतीय महिला में क्रिकेट की दुनिया में कमेंटेटर करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब देखिए इनके बारे में और कुछ जानकारी। भारत की पहली महिला कमेंटेटर क्रिकेटर में थी। पहले टेस्ट का कप्तान CK नायडू की बेटी थी। इन्होंने पिता की जीवनी पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ए डॉक्टर रिमेंबर्स, है ना। यानी कि चंद्रा नायडू ने अपने पिताजी की जिंदगी पर एक किताब लिखा था जिसका नाम था ए डॉक्टर रिमेंबर्स नामक पुस्तक भी लिखी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फीफा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में आ गया है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने किन 2 फेडरेशन को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन और चाड फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है ना। कुछ बाहरी अड़चन के कारण इनको ना हटा दिया यहाँ से, क्योंकि अब ना फीफा जो भी फुटबॉल महासंघ जो है वो अपना पाकिस्तान को ना अब कोई वैसा फंड जारी नहीं कर पाएगा खेल के दुनिया के क्षेत्र में, है ना। जैसे देखिए फीफा ने यह बड़ा फैसला पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और फीफा के बीच किसी अन्य पार्टी की दखल अंदाजी के कारण लिया है ना। यानी कि संगठन एक पाकिस्तान में फीफा का एक संगठन चलता था, उसी के कारण इसको ये काम किया है फीफा ने। फीफा और बोर्ड के बीच अगर कोई तीसरी अन्य पार्टी अपनी टांग अड़ाती है तो ये फीफा के नियमों का सख्त खिलाफ है। यही काम कौन किया था? पाकिस्तान किया था, जिसको फीफा निलंबित कर दिया है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा की तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। जो थोड़ा बहुत खेल के दुनिया में पैसा का फंड मिलता था फीफा की तरफ से, वो इसको नहीं मिलेगी। अब देखिए आगे फीफा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में हुआ था। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। सब लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए कार्यालय भाषा, फीफा का कार्यालय भाषा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी और स्पेनिश है ना। इसके वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी छोटी बातें। इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। फीफा के 2011 सदस्य देश हैं इस समय। टोटल फीफा में 2011 देशों का सदस्य है ना। और शुरुआत कब हुआ था? 1930 में। ये फीफा विश्व कप के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको कि इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। प्रति 4 वर्ष में एक बार ये होता है ना। सबसे अधिक बार यह कप जीतने वाला देश ब्राजील है, जो कि 5 बार जीत चुका है फीफा विश्व कप, ठीक है ना, फुटबॉल का। आगे, विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज का निर्माण किस देश में किया गया? भारत में, है ना। देखिए ये सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जिसको देखिए ये आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज एक मतलब कि देख लो ना, झूलती पुल के टाइप का है यहाँ पे, है ना। और ये आर्क ब्रिज है। ये चिनाब नदी, ये बीच में जो चिनाब नदी आ रही है, ठीक है ना, चिनाब नदी पर ये पुल बन रहा है, ठीक है ना। देखिए ये विश्व का, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, विश्व का, है ना, सबसे ऊंचा। नोट, इसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बनाया गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के लोगों को रेल के जरिए पूरे भारत के साथ जोड़ना। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। वर्ष 2004 में इसका काम शुरू किया गया था। किसके काल में? अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नींव रखे थे, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी इसका नींव रखे थे। 272 किलोमीटर की लाइन में लगभग 161 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है। अभी जो 111 बचा हुआ है, 111 किलोमीटर काम कटरा से बनिहाल के बीच अभी जारी है। इसी बीच में कौन बन रहा है? चिनाव पे पुल, आर्क ब्रिज जो दिखे आप लोग फिगर में बन रहा है। 2022 तक उम्मीद है कि ये बन के तैयार हो जाएगा।
कई स्टेशन तो सुरंग के अंदर हैं, लागत 27,000 करोड़ रुपए, लागत 27,000 करोड़ रुपए, जबकि अभी तक से लगभग 14,000 करोड़ रुपए खत्म हो चुका है। अब पुल पे काम चल रहा है। इसका डिजाइन जर्मनी ने तैयार किया। इस पुल का जो पुल बना हुआ है ना, उसका डिजाइन जर्मनी तैयार किया है। यह पुल चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। चिनाब पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में ये पड़ता है। ये जो पुल है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का हिस्सा है। अब देखिए, ओलंपिक गेम्स के लिए पहली बार किस भारतीय महिला नाविक को क्वालिफाई किया गया है ना? नेत्रा कुमानन को। नेत्रा कुमानन यही है, ठीक है ना? टोक्यो ओलंपिक्स गेम और अभी जो गेम होने वाला है उसमें इनको सबसे पहले भारतीय महिला, है ना, भारतीय महिला नाविक को, अभी तक से कोई महिला नाविक ओलंपिक में नहीं गई थी, पहली बार इनको चुना गया है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ी सी, ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई है। अप्रैल 2021 में ओमान में मुसना ओपन चैंपियनशिप जीती, इसी के चलते इनको मिला। और कतर, देखिए इनकी एक लाइन है बहुत फेवरेट, मुझे ये पसंद है, ये किसी अन्य खेल की तरह नहीं है और मैंने एक बच्चे के रूप में सब कुछ खेला है, ये कहती है। इनका एक छोटी सी लाइन है, इनका जो भी कहिए इसको, है ना, इनका कथन है। और मानसिक तनाव वाला खेल रहा है जिसमें मैंने हाथ आजमाया है। 21 अगस्त 1997 को जन्मी तमिलनाडु के रहने वाली हैं कौन? नेत्रानंद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना? कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। और पिछला वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और इसका PDF सब कुछ नोट्स के साथ है। थैंक यू, बाय बाय।